सुबह के 4:30 बज रहे थे। पूरा घर नींद की आगोश में था। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी। सुनकर कमलेश की नींद खुल गई और वो उठ बैठा। पास ही सोती हुई अपनी पत्नी अंजू को जगाते हुए बोला, अरे ये बाहर से आवाज़ कैसी आ रही है? देखो तो ज़रा। अंजू ने भी उबासी लेते हुए कहा, कुछ नहीं जी, तुम्हारी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही हैं और दूसरी तरफ करवट करके सो गई। कमलेश उसके जवाब को सुनकर हैरान उसे देखता रहा। भला उसकी अम्मा सुबह सुबह बाहर झाड़ू लगा रही हैं और उसकी पत्नी इतनी बेफिक्र नींद में सो रही है। अरे मेरी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही हैं और तुम चैन से सो रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर अम्मा तुम्हारी सास हैं, कुछ तो लिहाज करो। कमलेश ने अंजू को दोबारा जगाते हुए कहा, क्यों जी, क्यों शर्म आएगी मुझे? अम्मा जी तो मेरी सास हैं, लेकिन आपकी और आपके भाई गणेश की तो माँ हैं। तुम दोनों तो बेफिक्र होकर सोते रहते हो और मेरे अलावा इस घर में एक बहू और भी तो है, वो भी चादर ताने सो रही होगी। फिर सारी शर्म लिहाज की उम्मीदें मुझसे क्यों? अगर अजीब लग रहा है तो जाकर बाहर अम्मा के साथ झाड़ू लगवा लीजिए और मुझे चैन से सोने दीजिए। कहकर अंजू अपनी चादर तान कर सो गई। कमलेश अंजू को देखता ही रह गया। अंजू 2 साल पहले ही शादी होकर के आई थी, लेकिन आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। खुद कमलेश तो कमाने के लिए बाहर रहता था, लेकिन अंजू अम्मा की सेवा के लिए यहाँ यही रहकर अपने बेटे और परिवार को संभाल रही थी। घर में छोटा भाई गणेश अभी 4 महीने पहले ब्याह कर आई। उसकी पत्नी शोभा, एक छोटी बहन सुनीता और अम्मा ही तो थे। हाँ, अम्मा का स्वभाव ही थोड़ा गर्म है। उनसे बर्दाश्त बहुत कम होता है। जो मुंह पर आता मुंह फोड़ कर बोल देती, ये भी ना देखती कि सामने वाले के दिल पर क्या गुजरती है। पर फिर भी अंजू ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। फिर अब क्या हो गया? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही अंजू है जो अम्मा के उठने के पहले उठ जाती थी और सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा में लगी रहती थी। अभी महीने भर पहले जब वो यहाँ से मुंबई गया था तब भी यही हाल था। पर फिर आखिर इन दोनों में ऐसा क्या हो गया कि अंजू इतनी बेफिक्र होकर सो रही है? आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो खुद ही उठकर बाहर आ गया और अम्मा से झाड़ू लेकर बोला, ला अम्मा, मैं ही लगा देता हूँ झाड़ू, तू आराम कर। अम्मा ने उसे ऊपर से नीचे घूर कर देखा और कहा, अब यही दिन देखना बाकी रह गए थे कि तू झाड़ू लगाएगा। उस महारानी को नहीं बोल सकता था? आजकल बड़े रंग ढंग बदल गए हैं उसके। जब से छोटी बहुरिया आई है अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अब रहने भी दो ना अम्मा, मैं ही लगा देता हूँ झाड़ू। कहकर कमलेश ने बात टालते हुए अम्मा से झाड़ू ले ली और खुद झाड़ू लगाने लगा। अब बेटा बेटा बीवी को कुछ कहने की जगह खुद ही झाड़ू लगाने लग जाए तो भला कौन माँ बर्दाश्त कर सकती है? सो अम्मा भी शुरू हो गई और आवाज़ तेज़ करते हुए जानबूझकर बोली ताकि अंदर सोती हुई अंजू को सुनाई दे, अरे तू तो रहने दे बेटा, अभी तो हाथ पैर चलते हैं मेरे, टूटे नहीं हैं जो उसकी मोहताज बनूंगी। शर्म ना आ रही उसे? यहाँ कमलेश झाड़ू लगा रहा है और ख़ुद आराम से बिस्तर तोड़ रही है। घोर कलयुग है भाई। इधर अंजू सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो उठकर बाहर नहीं आई। आखिर वो अब फैसला चाहती थी, छोटी बहू को प्यार और बड़ी बहू को धुतकार। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? तो वो इन सब के लिए पहले से तैयार थी। आखिर ये सब अम्मा जी का ही तो किया धरा है। जब से वो शादी होकर आई थी अम्मा जी ने कभी भी उससे प्यार के 2 बोल नहीं बोले। कई बार तो उसके माँ बाप तक पहुँच जाती, लेकिन सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही थी।
यहाँ तक कि पति बाहर कमाता तो 4-5 महीने में एक बार आता। उसे उसका भी सब्र था, पर नई बहू के आते ही अम्मा जी ने जो रंग बदला उसकी तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। कमलेश उसके लिए जब भी बाहर से कोई नए कपड़े लेकर आता तो अम्मा जी उसे ये कहकर पहनने नहीं देती कि तेरा पति तो बाहर रहता है, भला किसके लिए सज संवर कर रहेगी, फालतू ही नए कपड़े खराब करेगी। और वो कपड़े ले जाकर अपनी पेटी में रख लेती। पर जब देवर की शादी हुई और अम्मा जी ने वो पेटी के सारे कपड़े देवरानी के लिए निकाले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भी अम्मा जी ये कपड़े तो ये मेरे लिए लाए थे। तो अम्मा ने ये कहकर झिड़क दिया, तेरे बाप के घर में भी कपड़े देखे थे ऐसे, बेवजह का खर्चा क्यों करे जब घर में ही कपड़े रखे हों तो। अरे नई बहू को तो देना पड़ेगा, 5 आदमियों के बीच में हमारी भी इज्जत बनेगी। और वैसे भी तू कौन सा बारात भी जा रही है, यहाँ घर ही तो संभालेगी। तेरे माँ बाप के घर से जो कपड़े आएंगे शादी में वो पहन लेना। अंजू ने इस बारे में कमलेश से कहा तो कमलेश ने उसे शांत रहने के लिए कहा, देख अंजू, अब तो नई बहू आ रही है तो अब तो मैं तुझे मेरे साथ जाने देगी तो वहाँ जाकर खूब मैं कपड़े दिला दूँगा। पर अभी शांति रख। पति की बात सुनकर फिर वो मन महसूस कर रह गई। जैसे तैसे शादी भी निपट गई। घर में नई बहू आ गई। सच कहें तो बहू तो वही थी, अंजू तो उसके सामने नौकरानी ही थी। इतनी इज्जत तो अम्मा जी ने अंजू को भी कभी नहीं दी। 1.25 महीने तक तो अम्मा ने उसे रसोई में लगाया तक नहीं, यह कहकर कि नई बहू है थोड़ा सा उसका भी लाड चाव कर लें। यहाँ तक कि उसके लाड चाव के चक्कर में अम्मा ने कमलेश को भी मना कर दिया कि वो अंजू को उसके साथ नहीं भेजेगी। शोभा देर से उठे, चाहे अपने पति के साथ लेट घर आए, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। शोभा से थोड़ा बहुत काम होता है तो करती, नहीं तो सज संवर कर अपने कमरे में पड़ी रहती। पर अम्मा जी उसे कुछ ना कहती। अंजू ने कहना चाहा तो अम्मा जी ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि तू तो तेरी देवरानी को देखकर जलती है, लेकिन अभी पिछले महीने जब कमलेश आया था तो अपने साथ अंजू के लिए एक भारी से साड़ी लेकर आया था। इस बार अंजू ने वह साड़ी अम्मा जी को दिखाई नहीं, लेकिन जब कमलेश के जाने के बाद 15 दिन पहले अंजू के मायके में उसकी छोटी बहन की सगाई थी, तब अंजू वही साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आई, अम्मा जी उसे देखकर बोली, नहीं देखी, ये साड़ी तेरे पास कब आई? मैंने तो नहीं दी, अंजू ने धीरे से कहा। जी अम्मा जी, ये अभी आए थे तो मेरे लिए ये साड़ी लेकर आए थे, बस अंजू का कहना हुआ और अम्मा आग बबूला हो गई और उसकी साड़ी को खींचते हुए बोली, लो अब तो पति को भी बस में कर लिया। अरे मेरा बेटा भी मुझसे चोरी छुपे कपड़े लाने लगा है, अच्छा चरित्र दिखा रही है ये। खबरदार ये साड़ी पहनकर बाहर गई तो अभी के अभी ये साड़ी खोल करके दे मुझे। अचानक से साड़ी खींचने पर अंजू का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। घर में उस समय देवरानी थी, लेकिन वो भी वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। एक बार भी उसने अम्मा जी को रोकने की कोशिश नहीं की, पर अम्मा जी थी कि उनकी ज़बान रुकी नहीं रही थी। कुछ लाज शर्म भी नहीं है तेरे में, ये तो मैं तुझे दबा कर रखती हूँ वरना सिर उठाकर नाचने लग जाए। मेरा बेटा तो बाहर रहता है, आखिर इतना सज धज के लिए एक उसके लिए जा रही है। उस समय गणेश भी घर आ गया और ये सब देखते हुए उसने अम्मा को जैसे तैसे वहाँ से हटाया। अंजू वहीं पड़ी बिलखती रही। गणेश उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भाभी भगवान के लिए आप ये साड़ी बदल लो और फिर अपने मायके चली जाओ, नहीं तो बेवजह घर में कलेश हो जाएगा। अपनी अम्मा को समझाने की जगह गणेश अंजू को ही समझा रहा था। अंजू एक पल के लिए सोच में पड़ गई। ना ही पति और ना ही देवर, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। तभी उसकी नज़र शोभा की तरफ पड़ी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। बस वो कुटिल मुस्कान अंजू के मन में नश्तर की तरह चुभ गई।
हालांकि उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर अब वह फैसला चाहती थी। ना ही वो अम्मा का कोई काम करती थी और ना ही घर के कामों में कोई दिलचस्पी लेती थी। अब सारा वज़न छोटी बहू और अम्मा पर आ चुका था। खुद का काम कर लेती और अपने कमरे में आकर लेट जाती। कई बार तो ये भी हुआ कि अम्मा और शोभा ने अंजू के लिए खाना बनाया ही नहीं, पर अंजू खुद ही रसोई में जाकर खुद के लिए खाना बनाकर ले आई। और सबसे बड़ी बात, जब जब अम्मा और शोभा आपस में चिड़चिड़ाती, अंजू उनके सामने हमेशा मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़ जाती। देखकर दोनों और ज़्यादा जल भुन जाती। तभी बाहर से अम्मा की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई और अंजू की तंद्रा टूटी। उठकर वो रसोई में गई तो देखा देवरानी ने सबके लिए चाय बनाई है, सिवाय अंजू के। तब उसने खुद के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में जाने लगी कि तभी कमलेश बोला, अंजू ये सब क्या है? आखिर चल क्या रहा है ये सब? अंजू ने पलटकर कहा, देखिए, अब हमसे आपकी अम्मा की सेवा नहीं होती। या तो आप हमें अपने साथ ले चलो, नहीं तो हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। बड़ी बहू हैं तो क्या हम अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता? उसकी बात सुनकर कमलेश तो चुप हो गया, लेकिन अम्मा जी बोली, सुन ली अपनी पत्नी की बात, कैसे घर तोड़ने में लगी हुई है। अरे इसी दिन के लिए इसे हम यहाँ लेकर आए थे कि हमारे घर के 2 टुकड़े करे। ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, तुम हमारे साथ ही मुंबई जा रही हो। कमलेश ने कहा तो अम्मा चुप हो गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तब कमलेश ने कहा, अम्मा गलती किसकी है मुझे सब पता है, पर हम कुछ कहते नहीं तो मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही हैं। उस दिन क्या हुआ था मुझे गणेश ने सब बता दिया था। आप भी यहाँ चैन से रहो और मेरी पत्नी को भी चैन से रहने दो। अम्मा कुछ कहने को हुई तो कमलेश ने हाथ जोड़ लिए। अम्मा माफ़ करो, इससे ज़्यादा मैं अपनी पत्नी को और नहीं झुका सकता, कहकर कमलेश अपने कमरे में चला गया। अंजू और कमलेश दोनों उसी शाम वहाँ से रवाना हो गए। अम्मा अपना मुंह फुलाए बैठी रहीं। लोगों के सामने तो शुरू में जमकर बड़ी बहू की बुराई की, पर समय के साथ उन्हें समझ में आ गया, जो सेवा बड़ी बहू ने की वो कोई नहीं कर सकता। जो उसने बर्दाश्त कर लिया वह छोटी बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। आज अम्मा जी का स्वभाव धीरे धीरे नरम पड़ चुका था, क्योंकि वो ये जान चुकी हैं कि उन्हें रहना तो छोटी बहू के साथ ही है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद बड़ी बहू तो अपने पास बुलाएगी नहीं।